नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लासेस में। बीपीएससी पीटी के लिए हम लोग एनसीईआरटी को कवर करेंगे अब, क्योंकि हालिया प्रश्न आपने देख लिया है और अब आप ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीपीएससी में आगे और भी ज़्यादा परिवर्तन आने वाला है। कई सारे परिवर्तन तो हम लोगों ने देखा है, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो। आगे भी जो है इस तरह से आश्चर्यचकित हो सकते हैं, जैसे इस बार आपको प्रश्न देखने के लिए मिला होगा। तो उसके लिए बेसिक जो है एनसीईआरटी जो अभी तक ज़्यादातर छोड़ देते हैं, तो उनके लिए ये है। इसमें हम लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। बाकी इसका पीडीएफ भी जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। पहला जो अपना चैप्टर है ये है हमारे अतीत, क्लास 6 का है। तो चलिए इसको एक एक करके शुरू करते हैं। लेसन 1 है क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि गेहूं और जौ की फसलें के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गेहूं और जौ के बारे में विचार करने के लिए कह रहा है। पहला कथन देखिए क्या है कि मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। दूसरा है इन फसलों को उपजाने का श्रेय हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थीं। दो स्टेटमेंट आपने देखा। कहता है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। देख लीजिए, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना दो। तो ध्यान रखिए, स्टेटमेंट है अपना पहला कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को, मतलब गेहूं और जौ के उपजाने की शुरुआत की गई, और ये जो फसल उपजाए गए थे इनका क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ी थी। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल एक। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है। सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ को उपजाना आरंभ किया लगभग 8000 वर्ष पूर्व में। इन फसलों को उपजाने का कार्य जो है सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये जो गेहूं और जौ फसल उगाए गए थे ये सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था, ना कि विंध्य क्षेत्र में। इसलिए अपना स्टेटमेंट 2 गलत हो गया है। इसके साथ ही आप यह भी जान लीजिए कि गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त हुए हैं। ये सवाल तो अपने बीपीएससी में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। गेहूं और जौ उपजाने का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। आगे कहता है कि नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने का प्राचीनतम साक्ष्य जो है संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए। कहाँ पर? लहुरा देव में। ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। तो दो बातें हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। पहला ये कि गेहूं और जौ उपजाने का जो साक्ष्य मिला है हमें मेहरगढ़ से मिला है। अगर चावल पूछ दे तो लहुरा देव से मिला है। आगे कहता है गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ था। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है स्टेटमेंट जो है आरंभिक नगरों का विकास सिंधु वंश की सहायक नदियों के किनारे हुआ था। नेक्स्ट है कि गंगा वंश की सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। दो स्टेटमेंट कि आरंभिक जो नगरें थीं उनका विकास सिंधु वंश की सहायक नदियों के किनारे हुआ। फिर दूसरा कहता है कि गंगा वंश की सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास 5000 वर्ष पूर्व हुआ। कौन सा सही है? एक ऑप्शन आप देख ही रहे हैं, सही जवाब है केवल एक। क्यों, देखते हैं। कहता है कथन एक सही है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु वंश की सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ था और इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता जो है इस सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी गई। आगे कहता है
कि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, ना कि 5000 वर्ष पूर्व। यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुई। क्लियर है? आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कहता है कि गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो गंगा के दक्षिण में और सोन के आसपास का जो क्षेत्र था ये किस नाम से जाना जाता था? तो सही जवाब है मगध के नाम से। ध्यान रखिएगा। कहता है कि सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। आगे इसी में कहता है कि मगध जो है प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। आगे कहता है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और इसका वास्तविक संस्थापक जो है ये बिंबिसार था। ध्यान रखिएगा। सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला है लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने इसे सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ध्यान से देखिए, 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु और यूनानियों ने हिंदोस अथवा इंडोस कहा। ठीक है। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अगला जो स्टेटमेंट है ये कहता है कि भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था और इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलती है। ये नाम के संबंध में 2 स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, पूछ रहा है कौन सा सही है। तो उसका सही जवाब है दोनों ही सही है। देखिए क्या कहता है इसके बारे में। कहता है उपर्युक्त दोनों कथन सही है। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा। उन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है। आगे कहता है कि भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसी भरत समूह के नाम का प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो इस तरह से इसका दोनों स्टेटमेंट सही था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कहता है अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। नेक्स्ट जो है अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू से निकला है। देखते हैं इसका ऑप्शन। तीसरा है कि पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्रों में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। और चौथा है कि पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो ध्यान रखिएगा इन चारों स्टेटमेंट में कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है देख लीजिए आप। कहता है ए, बी एवं सी तीनों सही है परंतु डी गलत है, क्योंकि पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों के अतिरिक्त हमें अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही ये पांडुलिपियां विभिन्न प्राचीन भाषाओं से प्राप्त हुई है। अलग अलग प्राचीन भाषाओं में ये हमें
मिला है, जिनमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल भी शामिल है। चूँकि ऑप्शन नंबर डी में केवल संस्कृत कह रहा था और ये कह रहा था कि ये पांडुलिपि हमें केवल मंदिरों से ही प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। तो अभिलेख के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब है केवल 2, क्योंकि देखते हैं, ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे वे अभिलेख कहलाते थे। ध्यान रखिएगा, अतः कथन 1 गलत है, क्योंकि कथन 1 में केवल और केवल पत्थर दिया हुआ था। जरूरी नहीं है कि पत्थर पर लिखा लेख ही अभिलेख कहलाएगा, पत्थर हो, धातु हो, ठीक है। कथन 2 सही है। कहता है अभिलेख में राजाओं, रानियों व अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। कहता है अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में किन लिपियों में लिखा गया है। अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? तो सही जवाब है यूनानी और अरमाइक। देखिए अशोक का कंधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। तो हमें ध्यान में रखना है कि कंधार अभिलेख जो है ये यूनानी और अरमाइक में जो है लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां जो है ईसा पूर्व के रूप में जाना जाता है। कारण में है कि वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। कथन और कारण ऑप्शन आप को मालूम है, इसका सही जवाब देखते हैं क्या है। सही जवाब है कि कथन और कारण ये जो है सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। कहता है कि ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट BC कहते हैं। हिंदी में वर्तमान तिथि में प्रयोग में ईस्वी का चलन है, जिसे अंग्रेजी में एनो डोमिनी कहा जाता है। BCE का अर्थ है बिफोर कॉमन एरा तथा CE का अर्थ है कॉमन एरा। BP का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के लिए किया जाता है। तो लेसन 1 में इतने ही प्रश्न थे। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो लेसन है आरंभिक मानव की खोज है ना, तो इस तरह से हम लोग इसको कवर करेंगे। आज एक तरह से आप इसको डेमो वीडियो समझ सकते हैं। यदि आप इस वीडियो पे जो है अच्छा प्यार दिखाते हैं तो आगे भी हम लोग जो है इसको जारी रखेंगे। देखिए इसलिए अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो उससे होता क्या है कि एक तो आपको अपलोड करने का मन नहीं करता है, क्योंकि फिर आप सोचते हैं कि जब इसे कोई देखता नहीं तो क्यों ही अपलोड करें। फिर आपके पास इंटरनेट की भी समस्या होती है, लिमिटेड इंटरनेट होता है, तो इसीलिए जो है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो मज़ा आता है। और ये नहीं है कि व्यूज़ नहीं आएंगे या कुछ ऐसा वैसा, वो बिल्कुल भी मनसा नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये वीडियो 5 घंटे का भी होगा। नहीं देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमको अपलोड करना ही करना है। चलिए आप इस पे प्यार दिखाइए। अगर आपको अच्छा लगा तो आगे जो है कई सारे इस वीडियो को ही जो है फॉर्मेट को बड़ा बड़ा करके हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।